गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं व्यापार का जब अधिग्रहण होता है तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आज इसी संदर्भ में हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी उसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। देखिए, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब व्यापार क्रय किया जाता है तो नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन हम करते हैं। यहाँ व्यापार खरीदते समय हमें जो आगे बात ध्यान रखनी होगी वो होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा। देखिए, हर एक व्यापार की अपनी ख्याति होती है और अगर आपसे ये कहा गया है कि जो सेलर है उसका ख्याति का मूल्य 10,000 रुपये है तो ऐसे में ये जो वैल्यू गुडविल की गिवन है उसे ही नेट एसेट में जोड़कर टोटल नेट एसेट्स कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली आपको जब कैलकुलेशन दिए जाते हैं तो वहाँ पर गुडविल कैलकुलेट हमें करनी पड़ती है अगर हमारे पास नेट पेमेंट मेथड से शुद्ध प्रतिफल यानी नेट परचेज कंसिडरेशन दे दिया जाए। सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि संपत्तियाँ खरीदी आपने और व्यापार जो क्रय किया है उसके बदले में हमने 5 लाख रुपए का भुगतान किया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, संपत्तियों का जो मूल्य है उस संपत्तियों के मूल्य जो शुद्ध भुगतान विधि के आधार पर जैसे आपसे कहा है 5 लाख रुपए, अब इसका कंपैरिजन करेंगे हमने कौन कौन सी असेट्स ली है। ये जो असेट्स हमने ली है इनका वैल्यू आपका जो शुद्ध प्रतिफल है उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ जो बात हमें ध्यान रखने की है वो ये है कि इस परचेज प्राइस को हमें नेट एसेट से कंपेयर करना पड़ेगा और अगर अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो नेट एसेट से एक्सेस हो जाती है तो ऐसे में ये जो एक्सेस होगा ये माना जाएगा कि हमने विक्रेता कंपनी को उसकी ख्याति के बदले में भुगतान किया है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि हम जो राशि चुका रहे हैं वो राशि कम हो सकती है और नेट एसेट्स जो एक्वायर की है, जो परचेज की है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में ये कैपिटल प्रॉफिट होगा और इस कैपिटल प्रॉफिट को हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना होगा। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। सपोज कीजिए आपने बैलेंस शीट के आधार पे जब नेट एसेट्स कैलकुलेट करी और तो नेट एसेट्स का वैल्यू आपके पास 7 लाख रुपए आता है, जबकि आपने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया है वो हमारा सपोज कीजिए 8 लाख रुपये आ जाता है। तो ये जो 1 लाख रुपए आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, ख्याति या गुडविल कहा जाएगा। तो गुडविल का सीधा एक फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, राइट। अब अगर गुडविल नहीं निकलती है तो क्या निकलेगा, आपको कैपिटल रिजर्व निकलेगा। यानी आपकी सपोज कीजिए जो आपका परचेज कंसिडरेशन है वो आपके पास 7 लाख रुपए है और जो शुद्ध संपत्तियां हैं वो 7,50,000 रुपये है। तो संपत्तियाँ 7,50,000 रुपये है, जबकि क्रय प्रतिफल कितना दिया जा रहा है, 7 लाख रुपये ही दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि परचेजिंग कंपनी को एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है और इस कैपिटल प्रॉफिट को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गुडविल बनती है या कैपिटल रिजर्व। अगर जितना नेट एसेट्स है उतना ही एग्जैक्टली पेमेंट अगर होता है तो ऐसे में न तो गुडविल कैलकुलेट होगा और न ही कैपिटल रिजर्व हमारा निकल के आता है। उसके बाद अब होगा कि जब हम एंट्रीज करने जाएंगे, जो परचेजिंग कंपनी है जिसने ख़रीदा है बिजनेस उसके यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब आप संपत्तियां खरीदेंगे, इसके साथ आप कर लीजिएगा अगर आपने दायित्व भी खरीदे हैं तो संपत्ति और दायित्व को जब आप खरीदेंगे तो आप एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट एंड टू वेंडर्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट का मतलब यह है कि हर एक संपत्ति और हर एक दायित्व का आपको खाता अलग अलग खोलना है और वो जो खाता खोलना है उसमें उसकी परचेज प्राइस से एंट्री करनी है, राइट। यानी सन्ड्री एसेट्स में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदते हैं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसी तरह से सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में सपोज कीजिए आप क्रेडिटर्स परचेज करते हैं या बिल्स पेएबल्स परचेज करते हैं तो आप लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और
और टू वेंडर अकाउंट का मतलब ये होगा कि अब हमें जो बेचने वाला है उसको अल्टीमेटली कितना परचेज कंसिडरेशन चुकाना है। तो वेंडर अकाउंट के सामने कौन सी राशि आएगी? जो आपके क्रय प्रतिफल की राशि है वो आती है। सन्ड्री असेट्स का हर एक असेट का अकाउंट अलग अलग खुलेगा और उसके परचेज प्राइस उसके सामने अमाउंट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। इसी तरह से सन्ड्री लायबिलिटीज़ का हर एक का अलग अलग अकाउंट खुलता है और उसका अमाउंट आपको लिख देना होगा। तो पहली एंट्री हम करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ को परचेज करने की और अल्टीमेटली परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की। अब जो वेंडर हमारा होगा उसको हम भुगतान करेंगे, तो जब क्रय मूल्य का या क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा तो वेंडर्स पर्सनल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और क्या क्या आप चुका रहे हैं। आप उनको इक्विटी अंशों में भुगतान कर सकते हैं, आप उनको प्रेफरेंस शेयर्स में भुगतान कर सकते हैं, आप उनको डिबेंचर्स भी दे सकते हैं और आप उनको नकद भुगतान भी कर सकते हैं। तो ये क्या एंट्री बन गई हमारी? हम एंट्री करेंगे वेंडर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिबेंचर्स दी हैं तो ऐड कर दीजिएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। तो इससे हमारा ये हो जाएगा कि हमने परचेज कंसिडरेशन का भुगतान कर दिया है। एक बात एंट्रीज करते समय और हमें ध्यान रखनी होगी कि सपोज कीजिए आपसे कहा जाता है कि क्रय प्रतिफल का भुगतान 1 जुलाई को करना था, लेकिन आप 1 जुलाई के बजाय सपोज कीजिए आप 1 सितंबर को करेंगे, यानी क्रय प्रतिफल का भुगतान करने में विलम्ब करते हैं। तो ऐसे में आपको आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो भी आपका ये जो लैग पीरियड होगा, जो भी विलम्ब का पीरियड होगा, उसको आपको ब्याज का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ब्याज की एंट्री अगर क्वेश्चन कहता है, नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं होता है, पर स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है कि अगर आपसे ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाए तो आप इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से आप उसको जो परचेज कंसिडरेशन है उस पर जितना भी डिले हुआ है पेमेंट में उसके ब्याज की राशि से यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, देखिए सपोज कीजिए आपसे एक बैलेंस शीट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि स्मिथ एंड कंपनी का चिट्ठा है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो आपका 5 राइटर्स की बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। आप वहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जो कंपनी स्मिथ एंड सन्स है, सॉरी पार्टनरशिप टाइप का फर्म है और इसमें पी स्मिथ एम स्मिथ 2 पार्टनर हैं, उनका जनरल मैनेजर की इन्फॉर्मेशन है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ब्लैक लिमिटेड की शेयर्स में, उसकी इन्फॉर्मेशन है। आधी बैलेंस शीट और है हमारे पास जिसमें आपसे कहा है कि लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी साइड में और असेट साइड में डेटर्स है, स्टॉक है। पुरानी बैलेंस शीट हमारे पास डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है और आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का भी डिटेल दे रखा है। अब आपसे कहा है कि यहाँ पर क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए। क्रय प्रतिफल की गणना करते समय आपको मैंने कल जो थियरी बताई थी उसके साथ ये बातें यहाँ पर लास्ट लेक्चर वाली बातें भी आपको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करनी होगी कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता है तो हम क्या करेंगे, टोटल असेट्स लेंगे और टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो नेट असेट्स या हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाता है नेट असेट मेथड से। तो हम जो बैलेंस शीट आपको गिवन है उसमें आप देखिएगा पहले वाली स्लाइड में हमारे पास बिल्डिंग है 4,20,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी है 3,30,000 रुपीज़ का, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2,20,000 रुपये का। इसके अलावा यहाँ आपको गिवन है डेटर्स 80,000 रुपये के, स्टॉक 80,000 रुपये का, बैंक 40,000 रुपये का। तो ये जितनी भी असेट्स हैं टोटल ऑफ असेट्स टेकन ओवर को हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि जितने भी हमारे डेफर्ड एक्सपेंसेज होते हैं या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेज जिन्हें राइट ऑफ नहीं किया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसे हमें इंक्लूड नहीं करना होता है। तो जब हम यहाँ पर टोटल असेट्स निकालेंगे तो जो बैलेंस शीट में एक फिगर गिवन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज, इसको हमें नहीं लेना है, बाकी सारी ही असेट्स का टोटल कर लेंगे। तो आप प्रीवियस स्लाइड से यहाँ तक की देखिएगा, आपको टोटल असेट्स का पता लग जाएगा। हमारे पास टोटल असेट्स होगी, अगर हम कुछ भी नहीं क्वेश्चन कहता है तो बुक वैल्यू पे एंट्रीज करेंगे और ये होगा 11,70,000 रुपीज़। इसमें से लायबिलिटीज़ क्या है, तो प्रीवियस स्लाइड में तो सारी असेट्स है क्योंकि कैपिटल है और जनरल रिजर्व है, लेकिन इस स्लाइड में हमारे पास है लोन ले रखा है कुल मिला के 2 लाख रुपये का, 120 + 80,000 रुपीज़, और क्रेडिटर्स हमारे 2 लाख रुपये के, तो कुल मिला के 2 + 2 4 लाख रुपीज़ को हम माइनस कर देते हैं टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ टेकन ओवर मानते हुए।
तो 11,70,000 में से जब हम 4 लाख को माइनस कर देते हैं तो नेट असेट्स निकल के आ जाएगी 7,70,000 रुपये। जो ही आपका वो जो आपने निकाला है ये 7,70,000 रुपये, ये ही आपका परचेज कंसिडरेशन बन जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको कुछ शर्तें और कहता है कि सपोज कीजिए आपको कह रखा है कि आपने नॉर्मली परचेज कंसिडरेशन की निकाल लेनी है अमाउंट, लेकिन क्वेश्चन में 2 शर्तें और दे रखी है कि सपोज कीजिए आपने इन्वेस्टमेंट को भी नहीं खरीदा, डेटर्स को भी नहीं खरीदा और क्रेडिटर्स को भी नहीं खरीदा है। तो जब आप टोटल ऑफ असेट्स लेंगे तो डेटर्स की वैल्यू को ऐड मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ऐड मत कर दीजिएगा और लाइबिलिटीज़ जब माइनस करेंगे तो क्रेडिटर्स को माइनस मत कीजिएगा। तो ऐसे में हमारे पास आप टोटल करके देखिएगा, हमारे पास टोटल ऑफ द असेट्स निकल के आ जाएगी, जिसमें हमें एक्सक्लूड करना है डेटर्स को और इन्वेस्टमेंट को, वो 8,70,000 रुपये होगा। लाइबिलिटीज़ में से कह रहे हैं क्रेडिटर्स नहीं ले रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी 2 लाख रुपये की बचेगी। तो 8,70,000 रुपीज़ में से 2 लाख को माइनस किया तो 6,70,000 रुपीज़ हमारा नेट असेट्स या परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। दूसरी जो शर्त क्वेश्चन में गिवन है वो कह रहा है कि बिल्डिंग को हमने 7 लाख रुपए पे लिया है अगर, और प्लांट एंड मशीनरी को 3 लाख रुपए पे लिया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन कहता है कि अगर हमने पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर खरीद करी है तो उस वैल्यू पर ही एंट्री करनी है। तो अब आप बिल्डिंग की जब टोटल करेंगे तो बिल्डिंग का पुराना वैल्यू 4,20,000 है, उसकी जगह 7 लाख रुपए लिख देंगे और आपने क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। बुक्स में वो 3,30,000 रुपये पे है, पहले वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, पर अब हम यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ लेंगे। तो ये 7 लाख और 3 लाख लेते हुए बाकी सारी असेट्स आप एज इट इज़ जोड़ देंगे, वही इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक एंड बैंक जोड़ देंगे। और लाइबिलिटीज़ में आपको कोई चीज़ करने के लिए नहीं कहा है, तो लाइबिलिटीज़ तो हमारी पूरी 4 लाख रुपए की माइनस कर देंगे तो 10,20,000 रुपये हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि हमने जो व्यापार खरीदते हैं, अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो माना जाएगा कि सभी संपत्तियों और दायित्वों को लिया है, लेकिन काल्पनिक संपत्तियाँ और काल्पनिक दायित्व नहीं लेने हैं। और इसी तरह से अगर क्वेश्चन पुनर्मूल्यांकित मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं कहता है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने इनको पुस्तक मूल्य पर ही लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब परचेजिंग कंपनी के यहाँ पर एंट्रीज़ करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन और एंट्रीज़ हम करेंगे। आपको पता है कि मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन हूँ, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से, और हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एंट्रीज़ कैसे करनी है उसके बारे में सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो उसमें हम ये सीखेंगे कि हम जब खरीदते हैं तो कई बार कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन होती है कि हमने कुछ संपत्तियों और दायित्वों को नहीं लिया है, लेकिन हम उनके यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम उनको उनका खरीद का सारा काम हम करके दे देंगे। तो ऐसे में वहाँ पर कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।